Hello, good morning to all of you. Today we will study about some application of trigonometry. Student, in this chapter, firstly we have to know about height and distance. सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आया कहाँ से। इसमें हम किन चीज़ों का जो है स्टडी करेंगे और कैसे उसका यूज़ करेंगे इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस स्टूडेंट, ये वर्ड जो है, ठीक है, क्यों और कैसे सामने आया ये हम पहले आपको बताते हैं। 1852 में जब ट्रिग्नोमेट्री, जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे किया गया, ठीक है, क्या किया गया, एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे किया गया, जिसमें 1852 में सर जॉर्ज माउंटेन को डिस्कवर किया गया। सर जॉर्ज माउंटेन को डिस्कवर किया गया। अब बात यहाँ पे ये आई कि इसे कैसे मेज़र किया जाए। ठीक है, बात आई कि इसे कैसे मेज़र किया जाए। यू नो, माउंटेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं और उसे आप मेज़रिंग टेप से ले करके अगर आप मेज़र करो तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, जो वैज्ञानिक लोग थे, जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, थियोडोलाइट बनाया। थियोडोलाइट, ये क्या होता है थियोडोलाइट? थियोडोलाइट एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू क्या करते थे, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के ही क्या करते थे, बहुत ऊंची जो ऊंचाइयाँ थी, जो हाइट थी, उसको मेज़र कर लिया जाता था। तो दो बहुत ही बड़े थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट बनाए गए उस समय। ठीक है, 1856 में जो सर जॉर्ज माउंटेन था, ठीक है, उसको मेज़रमेंट किया गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है कि विदाउट एक्चुअल मेज़रमेंट के ही क्या करता है, उसे उस ऊंची हाइट को क्या करता है, ये मेज़र कर लेता है। ठीक है, तो ये है थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट जो अभी भी देहरादून के म्यूज़ियम में रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई उस समय की जब ट्रिग्नोमेट्री सर्वे किया गया हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कि ये कैसे लाइफ में इसका यूज़ किया है। क्या किया जाता था, जो ऊंची हाइट होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, उनको विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के ही फाइंड करना, यही था उस समय का कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यू नो, सपोज कर लो ये कोई पोल हो गया, ये कोई पोल है और अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपकी अगर ये पोजीशन है, ठीक है, अगर ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो है ये तो बेस हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग यहाँ पे, या सपोज कर लो ये पोल है कोई, ये पोल यहाँ पे है और इसी पोल के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, आप भी खड़े हो यहाँ पे, इस पोल के बिल्कुल पैरेलल आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, बिल्कुल सेम सरफेस पे। अब क्या है, ऑब्ज़र्व कैसे करोगे? सपोज कर लो आप इस पोल को आपको ऑब्ज़र्व करना है। इस पोल पे मान लो कोई चिड़िया यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, इस पोल पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, इसे ऑब्ज़र्व करना है आपको। तो आप यहाँ से देखोगे, जहाँ पे आपकी आँख है वहीं से तो देखोगे, आप यहाँ से इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपका जो मेज़रमेंट है वो एक्चुअली कहाँ से होगा। ये हॉरिजॉन्टल एक प्लेन है आपका, ठीक है, और इसी के रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जर्व इस वाले पोजीशन से कर रहे हो, आँख से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पे शो करेगी, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही तो ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एंगल बन रहा है आपका, ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो हम ऊपर को देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर को देखना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, एलिवेशन का एंगल बन रहा है।
ठीक है, क्योंकि हम नीचे से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो एंगल यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दूसरी थिंग्स क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़। ठीक है, अब ये सपोज कर लो आपका कोई पोल है, ठीक है, बिजली का ही पोल मान लो, ये बिजली का पोल हो गया और आपकी पोजीशन यहाँ पे है, ये पोजीशन यहाँ पे, और एक बंदा यहाँ पे भी है। ठीक है, इस पोल पे भी एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब करना क्या है कि इस बंदे को, ठीक है, इसे देखना है, तो क्या करेगा? ये ऊपर से इसको देखेगा कि नहीं देखेगा? ठीक है, ये ऊपर से ही तो इसको देखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको ना सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई थिंग्स भी सपोज कर सकते हो। मान लो कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये बंदा अगर इस पत्थर को देखता है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? अब देखो, ये बंदा इसको देख रहा है, बड़े से पत्थर को ऑब्जर्व कर रहा है इसे, तो ये तो क्या है आपका? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर इसके मैं लाइन को स्ट्रेट बनाऊँ, ठीक है, इस पैरेलल सरफेस के अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल सरफेस ड्रा करता हूँ, तो स्टूडेंट मुझे बताओ, ये इस वाले पोजीशन से नीचे को देख रहा है, ठीक है, और इसकी पोजीशन अगर स्ट्रेट देखता तो इसके पैरेलल में ये वाली लाइन जाती, तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है वो क्या होता है? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या बनता है? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एंगल है वो एंगल इस एंगल के बिल्कुल सेम होता है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो क्या बोलते हो इसको? ये कौन सा एंगल बनता है आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बनता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल ही तो होते हैं। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो है सेम वही चीज़ आप जब ऊपर से नीचे को देखते हो तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम आएंगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई कि जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये क्या है? दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन में दो एंगल बनते हैं जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यू नो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बिल्कुल सेम होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? सपोज कर लो आपके पास इसमें से कोई दो साइड और एक एंगल गिवन हो, दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो आप थर्ड साइड को इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। या मान लो दो साइड अगर आपके गिवन है, ठीक है, दो साइड अगर आपका गिवन है तो आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, या एक एंगल और साइड अगर है यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो? जो अनदर साइड्स है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज को। Exercise 9.1, question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है स्टूडेंट, तो फिगर आपकी बुक में भी बना हुआ है। इसमें क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने क्या किया कि एक रोप को एक पोल से टाइटली ऐसे यहाँ पे क्या किया? बांध दिया। ठीक है, उसने क्या किया? ज़मीन पे कहीं पे, सरफेस पे कहीं पे उसने यहाँ पे क्या किया? एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट को इस पोल से कनेक्ट कर दिया विद रोप। रोप से उसने क्या किया? इसको अच्छे से टाइट करके कस दिया हुआ है। और क्या बोला है कि ये जो होता है वो ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो रोप की जो हाइट है या डिस्टेंस आप सपोज कर सकते हो वो कितनी होगी? 20 मीटर, ऐसा ही गिवन है। ठीक है, जो रोप की हाइट है वो 20 मीटर की है, और ये रोप जो है जो ज़मीन से टाइट किया गया था वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना था कि इस पोल से, ठीक है, इस पोल से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पॉइंट बनाया गया है जहाँ से इस रोप को इस पोल के टॉप से बांधा गया है उसकी डिस्टेंस क्या है?
इस डिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर? तो आप यहाँ पे और भी क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ पे हाइट ऑफ पोल भी फाइंड कर सकते हो। तो जितनी भी अननोन चीज़ें यहाँ पे हैं आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे हाइट ऑफ पोल भी फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल पे जो ये डिस्टेंस आ रही है आप इसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट, बहुत ईजी है, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने, यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से आप हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। क्या है यहाँ पे देखो, एंगल पता है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस पता है। क्या फाइंड आउट करना था, पहले तो हम हाइट ऑफ पोल मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर अगर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, तो देखो क्या चाहिए आपको, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब इसमें देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है आपका, ये साइन वाले में आ रहा है। ठीक है, तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर आप इस ट्रायंगल का कोई नाम दो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स y/20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, देन 1/2 इज इक्वल टू y/20। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस 2 से इस 20 को यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हो, देन वी गेट y इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो इस पोल की जो हाइट है, ठीक है, इस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर आ रही है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में तो हाइट ऑफ पोल ही फाइंड आउट करना था, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि इसका बेस क्या है, मीन्स इसका ग्राउंड लेवल का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या आएगी, तो आप क्या करते, अब देखो यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे हम रिलेशन बनाते, हाइपोटेनियस और बेस के साथ। तो हाइपोटेनियस और बेस जो है आपका वो कॉस के साथ फार्मूला बनाता, और कॉस का फार्मूला यूज करके हम एक्स को भी फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि एक यहाँ पे क्या था, आपके पास एक ट्री था, ठीक है, एक ट्री हुआ था, ठीक है, एक ट्री था आपका, क्या हुआ, स्टॉर्म से यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके ये अपनी इस पोजीशन से क्या हुआ, यहाँ से टूट करके ये इस पोजीशन में आ गया, और एक ग्राउंड पे जाके यहाँ पे कहीं पे टच कर रहा है। ये अपने जो एक्चुअल पोजीशन में था, मीन्स ये स्ट्रेट था, ठीक है, स्टॉर्म से क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके जब वो गिरा तो उसने क्या किया, ग्राउंड पे कहीं पे जाके टच हो रहा था। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, अब क्या करता है कि जहाँ पे ये, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे टच करता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये, ठीक है, इस ट्री का जो यहाँ पे रूट था, वहाँ से जिस पोजीशन पे ये टच कर रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर बता रहा है। बात को समझिए, यहाँ पे ये जो एंगल आपका बन रहा है, जिस पोजीशन पे ये ट्री ब्रेक होके ज़मीन को टच कर रहा है उस पोजीशन पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और डिस्टेंस जो उस पोजीशन की है इस पेड़ के रूट से वो 8 मीटर की है। आपको क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री। इस पूरे ट्री की हाइट हमको बतानी है। तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पूरे ट्री की हाइट की बात करूँ तो उसमें ये इतना पोजीशन और प्लस ये इतना पोजीशन, तभी तो जाके आपका टोटल ट्री बनता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप इसे कोई ट्रायंगल सपोज करो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप सपोज करते हो तो ABC होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और
यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या चाहिए आपको, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री में ये भी पोजीशन चाहिए और ये भी पोजीशन चाहिए, मीन्स हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनियस भी चाहिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए किसके साथ रिलेशन बना रहा है, पहले ये भी ध्यान देना। यहाँ पे आपका बेस गिवन है, बेस के साथ परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस के साथ अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो आपका tan का फार्मूला आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। परपेंडिकुलर आपका ये है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, तो ये हो गया ए बी अपॉन बेस, बी सी है, बट बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। यू नो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 8। ठीक है, अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 8/√3 आएगी, 8/√3। ठीक है, ये तो हो गई ए बी की वैल्यू। और अभी क्या चाहिए आपको, अभी आपको यहाँ पे चाहिए हाइपोटेनियस भी। हाइपोटेनियस देखते हैं, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे बताओ बेस के साथ आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, तो बेस के साथ हाइपोटेनियस आपका कॉस के साथ आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos 30 इज इक्वल टू कितना, बेस अपान हाइपोटेनियस, मीन्स 8 अपान कितना आएगा, AC आ गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, 8/AC। अब मुझे बताओ AC की वैल्यू क्या आएगी, तो ये AC इज इक्वल टू हो गया आपका 16/√3। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई, एक तो AB मिल गया 8/√3 मीटर, दूसरा AC मिल गया 16/√3 मीटर। आपको चाहिए क्या, आपको तो चाहिए था हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री देखो कैसे आता है, हाइट ऑफ ट्री हाइट ऑफ ट्री में आपका ए बी प्लस ए सी तो बनेगा स्टूडेंट, ए बी प्लस ए सी है तो आपका हाइट ऑफ ट्री बनेगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 8/√3 और ए सी की वैल्यू है कितनी 16/√3। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनता है 24/√3। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम था तो मैंने वन टाइम राइट कर दिया, क्या करना है रैशनलाइज कर दो इसे, तो ये हो गया 24√3/3, 3 से कट कर दो, ये आ गया आपका 8√3 मीटर। यही आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री होगी। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, यू नो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। ठीक है, अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 रखोगे तब भी आपका आंसर आएगा, वो भी बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 8 × 1.732, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर मिल जाएगा। 13.856 मीटर या 8√3 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ ट्री होगी।